जलील साहब आपके पास आऊं। मैं दो चीजें, एक तो कश्मीर, भारत की किसी भी विदेश नीति में कश्मीर एक हरदम अहम हिस्सा रहेगा, और अहम हिस्सा इसलिए रहेगा कि हमारी जो सारी नीति, हमारी विदेश नीति है, वो कहीं हमारे और पाकिस्तान सेंट्रिक और हमारे और चीन सेंट्रिक जरूर रहती है, क्योंकि हमारे इमीडिएट पड़ोसी हैं जिनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। मतलब बॉर्डर पे हमारे बॉर्डर ऐसा नहीं कि हम सो जाएं। ये बात जब मैं कहता हूं तो उसके बाद एक समस्या और है जिसपे लोग कोई बहुत उस पर डिस्कशन नहीं होता है। इस समय 20 जनवरी को जिस दिन हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप ने शपथ ली, उसी दिन से भारत में कोई भी परमानेंट राजदूत यूएसए का नहीं है। चार्ज अफेयर्स हैं। चार्ज अफेयर्स जो होते हैं वो केवल वक्ती तौर पे होते हैं, वो अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या है कि एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी बोला जाता है, जिनके पास उस देश की ये शक्तियां होती हैं जो अपने आप भी वो निर्णय ले सकते हैं। चार्ज अफेयर्स इज जस्ट अ पोस्ट ऑफिस। हर चीज को ऊपर भेजेंगे, ऊपर से हाँ मिलेगा तो यहाँ आएंगे। भारत के लिए एक अजीब सी चीज है कि हम अकेला ऐसा इस देश में, पाकिस्तान के पास परमानेंट एम्बेसडर, चीन के पास परमानेंट एम्बेसडर, नेपाल के पास परमानेंट एम्बेसडर, यहां पे उन्होंने, ट्रंप जी ने इनको किसी को नहीं रखा है। एक, और मैं इसके बाद दूसरा भी बता दूं, जिसको उन्होंने डेजिग्नेट किया है सर्जियो गौर, वो केवल भारत का नहीं, उनको स्पेशल इन्वॉय टू साउथ सेंट्रल एशियन अफेयर्स हैं, और वो बहुत ही शक्तिशाली आदमी है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो यहां पे भेजे जा रहे हैं विद एन एजेंडा। ओवरऑल ये जो विदेश नीति है उसमें कश्मीर का अहम हिस्सा होने के बाद, और आपसे एक, मेरे एक दर्शक एक प्रश्न पूछ रही थी कि फारूक अब्दुल्ला क्या हाउस अरेस्ट हो गए हैं, उनको इस तरह की खबरें यहाँ चल रही थी मीडिया में, तो उन्होंने पूछा था अगर कोई बात हो तो आप बता दीजिएगा। लेकिन ओवरऑल कश्मीर एज एन इम्पोर्टेंट थिंग, भारत के फॉरेन अफेयर्स के नीति निर्धारण में कश्मीर के अहम हिस्सा है। उस दृष्टि से आप कैसे देख रहे हैं जलील साहब? पहले तो मैं उस दर्शक का जिससे सवाल पूछा है उसका जवाब दूं। एक्चुअली ये जो हमारे आपके पार्लियामेंट मेंबर हैं मनोज जी, वो यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ जो पहली बार हिस्ट्री में एक लेजिस्लेचर पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है जो कि टेररिस्ट के खिलाफ लगाया जाता है, और वो गिरफ्तार हुए हैं, और हमारा चिनाब रीजन जो है इस वक्त उबाल पर है, और हजारों लोग सड़कों पे हैं उसके उसके सपोर्ट में। तो ये मनोज साहब आए थे दिल्ली से, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उनको गेस्ट हाउस में ही बंद रखा गया, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने आए तो पुलिस ने उनको मिलने नहीं दिया। तो जो मनोज साहब हैं वो एक स्टूल पे चढ़ के गेट मनोज के ऊपर, मनोज नहीं, शायद संजय सिंह। संजय सिंह, यस आई एम सॉरी, संजय सिंह। तो एक स्टूल पर चढ़कर उन्होंने बात की फारूक अब्दुल्ला के साथ। तो खैर फारूक अब्दुल्ला नहीं, ये संजय सिंह को बाहर जाने से रोका गया है क्योंकि उनकी शेड्यूल्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब आते हैं जो आज का टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है, ये जो हम बहस कर रहे हैं, ये बहस तब से इनिशिएट हुई जब से ट्रंप ने ट्वीट किया, और उसके ट्वीट में, मैं ट्वीट में नहीं जाऊंगा, उसके ट्वीट में हमारे प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। एंड जो प्रधानमंत्री जी का जवाब था उसमें काफी ईगरनेस दिख रही थी, एंड एज इफ इट वाज something which was of great relief for our prime minister who was feeling lonely and deprived after Trump's election. तो अब ये जो हालात हैं ये क्यों थोड़ा सा बदले हुए लगते हैं? वो इसलिए बदले हुए लगते हैं कि अपना एक जो असर रसूख रखा हुआ था, एक फॉल्स प्रेस्टीज की तरह जो फॉरेन पॉलिसी में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रखा था कि वन मैन rule, one man is everything, and he tried to deal with all the issues related to our foreign policy. तो ये औंधे मुंह गिर गई। वो कैसे गिर गई? वो इस तरह गिर गई कि हमारा मुल्क जो है मोदी जी की सरबराही में वो ज्यादा टिल्ट हो गया अमेरिका की तरफ, और उसमें हमने हमारे जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स थे जैसे कि रशिया, हमने उनको भी साइडलाइन कर दिया। तो चाइना के साथ हमने पेंगे बढ़ानी शुरू कर दिए, झूले झुलाने शुरू कर दिए। खैर ये सब चलता रहा, और जब अमेरिका में जो मोदी जी की रैली हुई तो वहां पे उन्होंने ट्रंप के लिए कैंपेनिंग की, अब की बार ट्रंप सरकार। तो उससे क्या हुआ कि उससे
जो दूसरी सरकार आई बाइडेन की शुरुआत में देखा होगा कि वो भी उनका कोल्ड शोल्डर था हमारी तरफ। खैर वो आहिस्ता-आहिस्ता उनके साथ भी रिश्ते उस्तवार करने की ज़रूरत महसूस की गई और बात आ गई जो प्रीवियस इलेक्शन था यूएस में और वहाँ पे अ, इतनी समझ नहीं था कि वो अमेरिका में किस तरह की जो ओपिनियन है और कौन-सी पार्टी रूल में आ सकती है या पावर बैलेंस कितना है, वो ये जो वोट का बैलेंस है उसमें कितना अंतर है। तो उसी जोश-ए-खरोश में उन्होंने ट्रंप से मिलने से इनकार कर दिया। अब ट्रंप तो ट्रंप है, तो शुरुआत में ही उन्होंने स्नब कर दिया जब जयशंकर जी ने काफ़ी कोशिश की कि ट्रंप को ये मोदी जी को इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुलाया जाए। तो वो पहला स्नब था कि काफ़ी कोशिशों के बावजूद जहाँ वो सिख जिसको हम बोलते हैं पन्नू वो था वहाँ पे, वो सिख टेररिस्ट जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन मोदी जी को नहीं बुलाया गया। उसके बाद ट्रंप का जो इंतकाम का सिलसिला है, वो आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हुआ और शुरुआत से ही वो एग्रेसिव था। और अप्रैल में उन्होंने जब 25% को 50% पर बढ़ा दिया टैरिफ को, वो ये कहकर कि जो रशिया से हमने तेल खरीदा और अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ जो हमने उनके साथ यूक्रेन वॉर के सिलसिले में जो बंदिशें लगी थी, उनको नज़रअंदाज करके जो हमने तेल वगैरह खरीदा, तो वो भी एक ट्रंप की एक कोशिश थी कि जो उसके दिमाग में बदले की भावना भरी हुई थी और वो आपने देखा कि हमारे कैदियों को किस तरह बुलाया गया। वो जवाब नहीं था इंडियंस को, वो जवाब था मोदी जी को जो ट्रंप की तरफ से कि आपको हम सबक सिखा सकते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों की बात होती है बिज़नेस की बात होती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात होती है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि चीन और चाइना और यूएसए 2 ऐसे मुल्क हैं, जिनके साथ दोनों के साथ हमें ट्रेड डेफ़िसिट है। एक के साथ नेगेटिव है, एक के साथ पॉज़िटिव है। चाइना के साथ नेगेटिव है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें उनसे ले आते हैं, जबकि यहाँ से बहुत नॉमिनल चीज़ें वहाँ जाती हैं। जबकि अमेरिका यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जहाँ तक हमारी एक्सपोर्ट्स का सवाल है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ये एक दर्द-सर बन गया है, न सिर्फ़ गवर्नमेंट के लिए बल्कि पूरी नेशन के लिए और मुल्क के लिए जो हालात हैं इस वक़्त जो बेरोज़गारी की तलवार सर पे लटक रही है और कई लोग बेरोज़गार हो भी गए हैं, ख़ासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और जिन इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा शेयर था हमारे यूएस एक्सपोर्ट्स में, उनकी हालत ख़राब है। अब देर आए दुरुस्त आयत। होना ये चाहिए था कि हमारे पास एक पूरा सबक था। एक ऐसा सबक था जिसकी जो हम आज़माया हुआ सबक था और कामयाब सबक था, वो था नेहरू की नॉन अलाइनमेंट। हम उससे ज़रा हिल गए क्योंकि मोदी जी के लिए उसमें कोई इट वाज़ नॉट अ फैशनेबल टर्म नेहरूइज़्म और नॉन अलाइनमेंट। तो उसके नतीजे हम आज भुगत रहे हैं और हालात हमारे हाथ से इतने बाहर चले गए हैं कि खुद समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप जैसे कि शीतल जी ने कहा कि मीडिया की बात की उन्होंने, तो इन्होंने उनको क्या नाम रखा है लेकिन कोई मैं तो आई एम फॉलोइंग द टर्म ऑफ समबडी एल्स के पोमेरियन मीडिया जो है अत्री जी के पोमेरियन मीडिया कहते हैं उसको। इन लोगों का काम ही यही है कि हर किसी चीज़ में अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव है उसको पॉज़िटिव बना के वो सामने कर देते हैं और आज तक वो कामयाब भी रहे हैं, काफ़ी कामयाब रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद ये महसूस होने लगा है कौमी सतह पे कि अब हालात बदल रहे हैं, लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है और लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और इनकी ये सारी कोशिशें रायगान हो रही हैं। अब आप जहाँ नेपाल की बात करके वहाँ डीप स्टेट की बात करते हैं, तो अपनी डीप स्टेट पे आइए, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि हमारी 4 एजेंसियाँ हैं। इसको लेके जो जयशंकर साहब के बेटे की है ओआरएफ, और उसको लेके 4 एजेंसीज़ काम कर रही हैं अमेरिका में सिर्फ़ इसलिए कि ट्रंप को मनाया जाए और शायद ये जो अभी जेसन मिलर मिले हैं, उसके बाद हालात थोड़ा नरमी लगती है। लेकिन जहाँ तक ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक बिज़नेसमैन है और बिज़नेस के मामले में हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए रिलैक्सेशन की। लेट अस होप कि रिलैक्सेशन होती हैं, उससे क्या होगा कि हमारे लोग जो बेरोज़गार हो रहे हैं, उनका रोज़गार बच जाएगा और हमारी जो इकोनॉमी है, उसपे उतना ज़्यादा गहरा चोट नहीं लगेगी। लेकिन आप ये उम्मीद मत रखिए कि कहीं भी ट्रंप से ज़्यादा नरमी की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। उसमें एक और चीज़ ये भी है कि ट्रंप को एक और चीज़ का गुस्सा है कि जो उन्होंने जैसा कि शीतल जी ने कहा कि
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उन्होंने बड़ा पेड़ों पे चढ़ के, छतों पे चढ़ के छाती पीटने की कोशिश की थी कि इसमें मेरा इंटरवेंशन की वजह से ये जो सीज फायर हुआ है। लेकिन हमने यहाँ से उसको नेगेट, वन और द अदर वे वी नेगेटेड इट। ट्रम्प वो भी दिल में लिए हुए बैठे हैं बिकॉज़ he was, aspiring for Nobel Prize, and I think India is the major impediment in that by denying that his involvement in ceasefire. तो ये चीजें जो हैं वो समझ सकते हैं। और अब एससीओ की जब हुई तो वहां पे जो फोटो वगैरह बाहर आए और जिससे हम को ये समझाया गया कि अब ट्रम्प की खैर नहीं, ये भी एक चीज कहीं ना कहीं हो सकती है कि अमेरिका वुडंट वांट इंडिया टू गो इन द पॉकेट ऑफ चाइना और टू गो मोर क्लोजर टू रशिया, जो कि उनकी उनकी साउथ एशिया की पॉलिसी है, वो भी एक मैटर करती है। तो इस वजह से भी थोड़ा आप नरमी को महसूस कर सकते हैं जो ट्रम्प के रवैये में हमने हाल ही में देखी। एंड जरूरत इस बात की है अब कि अब हमारी अब नेगोशिएशंस जो होंगी, जो मोदी जी ने भी कहा कि बात होगी और ट्रम्प ने भी कहा है कि बात होगी ट्रेड के बारे में, उसमें हमें बड़ा मुहतात रहने की जरूरत है और ज्यादा खुश रहने की जरूरत भी नहीं है। अब तक जो आपने फॉरेन पॉलिसी चलाई है उस से हट के अब जो हमारी इंडिया की ट्रेडिशन है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जितना मैच्योरिटी हमने दिखाई है 2014 से पहले इंटरनेशनल लेवल पे, जहां तक हमारी पॉलिसी का सवाल है, फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, लेट्स विजिट दोज बुक्स एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सम गुड लेसन्स फ्रॉम देम एंड उसको इस्तेमाल करके शायद कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर उस चीज को इस्तेमाल किया जाए, उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया जाए जो टेस्टेड एक्सपीरियंस है एज फार एज अवर फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही निकलेगा। जी।